उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगा, एएसआई, कंप्यूटर ऑपरेटर और कांस्टेबल के एग्जाम में बीते हुए 30 वर्ष से अधिक समय से आए हुए सभी प्रश्नों का समावेश किया गया। तो इस सीरीज में पर्यावरण के सभी प्रश्नों को आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इस महोत्सव का नामकरण ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2019 की फर्स्ट में पूछा गया है। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के गोलाघाट नौगांव जिले में स्थित है। तो आपको यहाँ से ये भी याद करना, दूसरी बात ये याद करना कि 1985 में इस पार्क को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, कि जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है? तो किसका नहीं किया गया, आइए देखते हैं। एक सींग वाले भारतीय गैंडे पूर्वोत्तर भारत के असम व नेपाल के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो गैंडों के संरक्षण के लिए 1987 में गैंडा परियोजना प्रारंभ की गई थी। बंगाल राज्य में भारतीय बाघ पाए जाते हैं, जिन्हें रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता है। राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इनके परिरक्षण हेतु 1973 में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ है, एशियाई शेर हिमालय क्षेत्रों में न होकर गुजरात के गिरी जंगलों में पाए जाते हैं। हिमालय के हंगुल क्षेत्र में लाल हिरण की एक प्रजाति पाई जाती है। तो इस प्रश्न में सिर्फ इसका सही से मेल नहीं किया गया है, बाकी सभी मैचिंग पे हैं। अगला प्रश्न है, यूपीएसआई में 2017 में पूछा गया है, कोरिंगा गरान वन कहाँ है? कोरिंगा गरान वन जो है आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो ये फेमस क्यों है? ये सफ़ेद गिद्ध के लिए जाना जाता है। यह भारत में मैंग्रोव जंगलों का सबसे बड़ा खंड है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आरक्षित वन है? तो भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसमें से कुछ जानकारी और है। तो भारत में आरक्षित वन से आशय उन वनों से है जिनको कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया हो। कुछ सीमा तक ही संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया हो। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग भारतीय वन अधिनियम 1928 में हुआ था। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम है? तो किसका पूर्व नाम है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। वर्ष 1982 में भरतपुर राष्ट्रीय अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था और इसका नाम बदलकर केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। वर्ष 1985 में यूनेस्को ने इस उद्यान को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दे दी। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी होती है? निम्न में से क्या CO2 या फिर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है? तो इसमें आंसर है कार्बन समायोजन, ऑफसेट। तो इसको समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए एक जगह ये ए है, दूसरी जगह बी है। तो आपने ए जगह पर ज़्यादा उत्सर्जन कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों का, तो दूसरी जगह पर जब आप उत्सर्जन उत्सर्जन करने के लिए जाएंगे तो दूसरी जगह में पहली जगह की अपेक्षा आप उसकी भरपाई के लिए, पहले वाले की भरपाई के लिए, क्योंकि पहली जगह पे आपने उत्सर्जन ज़्यादा कर दिया है, तो दूसरी जगह पहले वाले का ध्यान रखते हुए दूसरी जगह कम उत्सर्जन करेंगे। अर्थात एक जगह ज़्यादा हो गया तो दूसरी जगह काफ़ी कम कर देंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों या और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है? तो आंसर है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था? तो इनमें चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट दोनों लोगों का योगदान है। तो आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा और। 26 मार्च 1974 ईस्वी को उत्तराखंड के वनों में शांत एवं अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया था। सन याद रखिएगा, 1974 में उत्तराखंड में।
प्रदर्शन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना, और इसे रोकने के लिए महिलाएं वृक्षों से चिपक कर खड़ी हो जाती थी, तो इसे चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। इस आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा और कार्यकर्ता मुख्यतः ग्रामीण महिलाएं थीं। चंडी प्रसाद भट्ट एक पर्यावरणविद व सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने 1964 में दमोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की, जो कालांतर में चिपको आंदोलन की मातृ संस्था बनी। अब दूसरा नेक्स्ट यहाँ स्लाइड क्वेश्चन है, मेधा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है और विनोबा भावे का संबंध भूदान आंदोलन से है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? तो कौन सी दायर की गई थी? एमसी मेहता बनाम भारत संघ। याचिका का नाम है एमसी मेहता बनाम भारत संघ। तो ये याचिका दायर की गई थी, इतना याद रखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न है, भारत वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? तो सबसे बड़ा सरकारी संगठन है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो देहरादून में है। अगला प्रश्न है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? तो भारत में हाथी परियोजना शुरू की गई थी वर्ष 1992 में। बढ़िया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीवन निधि WWF का मुख्यालय कहाँ? तो इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। विश्व वन्य जीवन निधि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में स्थित है। इसका प्रमुख कार्य पर्यावरण संरक्षण, लुप्त प्रजातियां और जलवायु परिवर्तन को रोकना है। इसका जो प्रमुख कार्य है पर्यावरण संरक्षण, लुप्त प्रजातियों और जलवायु परिवर्तन को रोकना है। इसका प्रतीक चिन्ह विलुप्त पाए प्राणी ज्वाइंट पांडा है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल संबंधित मापदंडों को पूरा करने में विभिन्न देशों और एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। अगला प्रश्न है, किस अभयारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है? तो जाना जाता है कुमारकोम पक्षी अभयारण्य को, जो कहाँ पे है? केरल में। कहाँ पे है? केरल में। किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1966 में हुई थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के साथ भारतीय वन सेवा IFS 3 अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। हालांकि यह 1863 से 1935 में ब्रिटिश राज के दौरान अस्तित्व में रही। भारतीय वन सेवा का पुनरुद्धार था ये। इसका प्रमुख उद्देश्य वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन था, जिसका लाभ मुख्यतः काष्ठ उत्पादों की प्राप्ति में स्थायी रूप से किया जा सके। इसकी स्थापना भारतीय वन सेवा 1966 में हुआ, लेकिन एक्ट जो था इसका अधिनियम 1951 का था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, क्षतिग्रस्त CAFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें वाष्प होती है। अर्थात किसकी वाष्प होती है? और जो स्वभाव से कैसी होती है? जहरीली। तो इसमें किसकी वाष्प होती है? पारे की वाष्प होती है। तो आइए और देखते हैं, इसको समझते हैं। CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूब के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद इनका निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें वाष्प के रूप में पारा भरा होता है, जो स्वभाव से क्या होता है? जहरीला होता है। पारे से मिनी माता रोग उत्पन्न होता है। ये यहाँ पर स्लाइड इंपॉर्टेंट है। पारे से कौन सा रोग होता है? मिनी माता। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? अपघटन करने वाले। अपघटक या अपघटन करने वाले डिकम्पोजर्स के अंतर्गत आता कौन कौन है, ये देख लीजिए। तो इसमें मृतोपजीवी जीवाणु आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं, कवक अर्थात फंगस इत्यादि आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस डेटा बुक में भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है? तो कौन सा चाहिए? डेटा बुक। किस डेटा बुक में जानवरों, वनस्पतियों, कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां, लुप्तप्राय,
तो कौन सा हो जाएगा? रेड डाटा बुक में जो गायब होने की कंडीशन में हो आ जाती हैं, जो एकदम गायब होने वाली रहती हैं, अंतिम अवस्था में उनको रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया जाता है। IUCN रेड डाटा सूची 1964 में स्थापित एक राज्य या देश की सीमा के भीतर पशु, कवक और पादप प्रजातियों की मौजूदगी के बारे में विस्तृत रिपोर्ट देती है। IUCN रेड सूची का मुख्य उद्देश्य उन पौधों और पशुओं की सूची बनाना तथा उनको हाईलाइट करना है जिन पर विश्व में विलुप्त होने का जोखिम अर्थात गंभीर खतरे और तेजी से कमी होने का अंदेशा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कांस्टेबल के लिए। तो कौन सी होती है? काली मिट्टी। आइए इसके बारे में जानिए। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात रेगुर मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी भारत के कछारी भागों में मुख्य रूप से पाई जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? तो कौन सा है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट सबसे धनी है, रिचेस्ट माना जाता है। तो यह स्थान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हॉट स्पॉटों में से भी एक है। अगला प्रश्न है, मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हैं? तो थोड़ी देर पहले हमने बताया, मेधा पाटेकर कौन से? नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर नैनीताल में है। नैनीताल का मतलब उत्तराखंड में है। आइए इसके बारे में और जानिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान उत्तराखंड के रामनगर नैनीताल में स्थित है। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। इस पार्क में शेर, हाथी, भालू, बाघ, हिरन, चीतल, नीलगाय आदि वन्य प्राणी अधिक संख्या में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरवन है तो सुंदरवन कहाँ पे है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में है। ये पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित है। अगला प्रश्न है, ताजमहल बेरंग क्यों हो रहा है? तो ताजमहल के लिए जब भी बेरंग होने का कारण पूछे तो अम्लीय वर्षा हमेशा लगाइएगा। वायु प्रदूषण के कारण सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन तथा जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पुनः पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे अम्ल वर्षा कहा जाता है। ठीक है, अम्ल वर्षा के कारण ही ताजमहल का बदरंग होना, जलीय प्राणियों की मृत्यु, पेड़ पौधों की वृद्धि में गिरावट आदि दुष्परिणाम होते हैं। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? किस गैस के होने से बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको CFC बोलते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC वाष्प, ओजोन आदि का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन पिछले 10 से 15 सालों में 40 गुना बढ़ गया है। ये बढ़ता ही जा रहा है। दूसरे शब्दों में औद्योगिकरण के पश्चात में 100 गुने की बढ़ोतरी हुई है। फूड चेन का एक क्वेश्चन आता है, इसको खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं, इसको समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो खाद्य श्रृंखला में देखिए, तो खाद्य श्रृंखला यह दिखाने का तरीका होता है कि एक निश्चित परिवेश में कौन किसको खाता है। एक निश्चित परिवेश में कौन किसको खाता है। तो सबसे पहले घास होती है। अब घास को कौन खाएगा? कीट खाएगा। घास को कौन खाएगा? कीट। कीट को कौन खाएगा? पक्षी। पक्षी को कौन खाएगा? बिल्ली। इस प्रकार। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में किसको भोजन से कम ऊर्जा मिलती है? अगर ये उदाहरण दिया गया, जैसे घास है, घास तो टिड्डा खाया, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप, तो इसमें सबसे कम ऊर्जा किसको मिलेगी? तो इसमें सबसे कम ऊर्जा लास्ट में जो होगा उसी को मिलेगी, सांप को। कैसे? खाद्य श्रृंखला में स्रोत पौधों से आरंभ होकर दूसरे को भोजन बनाने और दूसरे को भोजन बनने की प्रक्रिया में ऊर्जा का स्थानांतरण ही खाद्य श्रृंखला कहलाता है। खाद्य श्रृंखला की हर कड़ी पर ऊर्जा का ह्रास होता है। ये लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। खाद्य श्रृंखला में हर कड़ी में ऊर्जा का क्या होता है? ह्रास होता है। ऊर्जा का ह्रास होता है। कितनी?
किसी खाद्य श्रृंखला में एक प्राणी उसे प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का मात्र 10% ही आगे बढ़ाता है, अर्थात 10% ही आगे बढ़ाएगा। अगर इसको 100 ऊर्जा मिली है तो 100 में से 90 रख लेगा, 10% आगे बढ़ाएगा, इस प्रकार करेगा। तो कितनी ऊर्जा आगे बढ़ती है? 10% ही बढ़ती है, ये याद रखिएगा इसमें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संग्रहण के आकार में छोटे से बड़े के क्रम में सही है? तो कौन सा सही है? किलो। किलो के बाद मेगा आता है, मेगा के बाद गीगा आता है, गीगा के बाद टेरा आता है और टेरा के बाद पेटा आता है। तो ये क्रम आपको याद रखना है, किलो, मेगा, गीगा, टेरा और पेटा। वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो सबसे प्रभावी तरीका है प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण। वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार कौन सा है? तो अत्यधिक हानिकारक प्रकार कौन सा? मानव कार्बनिक अपशिष्ट सबसे ज्यादा वातावरण को यही प्रभावित करता है। दो जातियों के बीच पारस्परिक क्रिया में परजीविता होने पर क्या होता है? परजीविता होने पर एक को लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है। एक को लाभ और दूसरे को हानि होती है। परजीविता प्रकृति में पाए जाने वाले स्वाभाविक सहवास में से एक है। स्वाभाविक सहवास में से एक है जिसके द्वारा एक जीव दूसरे के साथ अतिथि और परपोषी का संबंध स्थापित करके उसके शरीर से भोजन प्राप्त करता है, जिससे एक को लाभ और दूसरे को हानि होती है। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, तो किससे उत्सर्जन होता है? बिजली संयंत्र से होता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का उत्सर्जन बिजली संयंत्र से होता है। यह एक रासायनिक यौगिक है जो तीक्ष्ण गंध वाली एक रंगहीन गैस होती है, जल में शीघ्र घुलनशील होती है। यह कई तरह की औद्योगिक प्रक्रियाओं में तथा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा छोड़ी जाती है। SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी प्रदूषक है। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। SO2 अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी प्रदूषक है। अगला प्रश्न है, वृक्ष की उम्र जानने की विधि क्या होती है? तो वृक्ष की क्या होती है? उसके वार्षिक वलयों को गिन करके। जब पेड़ काटा जाता है तो पेड़ जैसे काटा जाता है तो आपने देखा होगा यहाँ पर पेड़ में रिंग बने रहते हैं अंदर, उन्हीं को गिन करके क्या माप लिया जाता है कि उसकी एज कितनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।